नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ ए के तिवारी, एक्स एयर वेरियर, एक्स DLO एंड सेलेक्टेड CDPO 2020 UPPCS। आप सबका अपने इस चैनल यूपी एग्ज़ाम इन्फो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ना हो करके एक सीरीज है जिसमें आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स दिए जाएंगे। दोस्तों, ये टिप्स कई भाग में होंगे और ये वीडियो वो काफ़ी छोटे छोटे होंगे ताकि आपको बोर्डम ना हो। और इस रिगार्ड में अपने कई छोटे भाई बहनों, दोस्तों और सीनियर्स की इच्छा अनुरूप आज का ये जो टिप्स हैं ये स्पेशली बोर्डम इन स्टडी के रिगार्ड में है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी पढ़ाई को एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में शुरू करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में तो हम उस चीज़ को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं और करते भी हैं, बट धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद किसी कारणवश अगर हमारा स्टडी में कुछ ब्रेक हो जाता है तो दोबारा शुरू करने में हमें बहुत ही दिक्कत फील होता है। हमें दोबारा शुरू करने में बहुत ही बोरियत फील होती है। ऐसा लगता है जैसे 2 पेज पढ़ते हैं तो हम अपना सोचते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक ले लें और वो रिदम नहीं आ पाता। उसके लिए फिर धीरे धीरे काफ़ी टाइम लग जाता है रिदम लेने में। तो दोस्तों, आपको बोर्डम क्यों होता है, उसको कैसे आप दूर करें, पढ़ाई में लगातार आप अपनी मनोयोग के साथ लगे रहें, इस रिगार्ड में ये टिप्स हैं। तो पहला टिप्स दोस्तों ये है कि आप अपने सिलेबस को इस हिसाब से डिवाइड करें ताकि जो गोल्स बने हुए हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हों। ये नहीं कि हमने जैसे लक्ष्मीकांत उठा लिया या बिपिन चंद्रा की बुक उठा ली तो हमने एक टारगेट सेट कर दिया कि हम एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ लेंगे। ऐसा बहुधा होता है, अगले दूसरे दिन हम इतने चैप्टर कंक्लूड करेंगे। हो सकता है 1-2 दिन आप ऐसा कर भी लें, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो अपने टारगेट को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कैटेगराइज करें और इससे उसको लिखते भी जाएं कि आपने इस डेट में इतना चीज़ इतने देर में इतना समय लगाते हुए पढ़ा। और इस चीज़ को पढ़ने के बाद आपको खुद ही जब जैसे जैसे छोटे गोल्स होंगे तो आप ज़्यादा अचीव करेंगे, तो आप साइकोलॉजिकली प्लस में रहेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपने ये पाथ जो स्टडी जो चूज किया हुआ है ये क्यों चूज किया हुआ है, किस रीजन से आप इस क्षेत्र में आए। क्योंकि बहुधा इस क्षेत्र में जो भी सिविल सर्वेंट बनने की जो इच्छा है और किसी के आप कहने पे ये इस बात को चूज की हो या आपके अंदर अपने आप ऐसा चीज़ आया, क्या रिक्वायरमेंट थी कि आप इस चीज़ में आए, तो उस चीज़ को आप राइट डाउन करें और ऑलवेज ये रिमेंबर करें कि इन चीज़ों के कारण मैंने ये पाथ चूज किया है। चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो दोस्तों, आपका लेवर्स, आपकी एनर्जी, आपका समय, काफ़ी कुछ इसमें सेक्रीफाइस होता है। तो आप अपने एक टेबल के ऊपर ये ज़रूर लिख के रखें कि आप ये पाथ चूज ही क्यों किया आपने, आपकी अचीवमेंट या आपका एम्बिशंस क्या होना चाहिए था, किस रीजन से आप इस चीज़ को चूज किए। तो ये बहुत बड़ा मैटर है दोस्तों, और अक्सर आदमी इसको भूल भी जाता है। पर दिमाग में ये रहता है कि हम एक ये बन जाएं, हम ये बन जाएं, बस उससे ज़्यादा नहीं। बट ये बनने की इच्छा, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ थी, कहाँ से आप इस चीज़ में आए, क्यों ये सब आपने सोचा कि हमें यही करना है, तो वो रीजन आपको हमेशा रिमेंबर होना चाहिए दोस्तों। तीसरी दोस्तों, एज ए सिविल सर्वेंट जो आप बनना चाहते हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है, इस बार तो ये 2 साल से कोविड का चल रहा है, बट अक्सर ऐसा होता है कि ये 2 से 3 साल तक ये समय ले लेता है। नॉट ओनली UPSC या UPPSC, इवन SSC, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम में जाइए तो एक UPSSC का तो कहना ही क्या। तो इन सब एग्ज़ामों में काफ़ी लंबा समय लगता है, कभी कभी 5-5 साल भी लग जाते हैं। और श्योर रहिए, ये एग्ज़ाम अगर एक सिविल सर्वेंट की तरफ आप PCS या IAS की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्वेंट की तरह, तो इसमें एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम आपके पैसेंस का भी होता है दोस्तों। सेलेक्ट होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे जगह आएंगे जहां आपकी पैसेंस रिक्वायर्ड होगी। एक ये लंबा पीरियड आप अपना पैसेंस बनाते हुए अगर आप अपनी स्टडी को जारी रखते हो तो श्योर मानिए दोस्तों, सफलता आपके हाथ में है। तीसरी बात ये आपकी हो गई। दोस्तों, चौथी बात जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो है कि अपनी ड्रीम्स जो आपने देखा है कि हमें ये होना है दोस्तों, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। अपने ड्रीम्स के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। आप ये ना सोचें कि हम इनके कहने पे ऐसा किया,
किसी के मोटिवेशन आप किसी सबसे लीजिए, बट अपना डिसीजन खुद रखिए, और उसकी रिलायबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ आपके साथ होनी चाहिए। और अपने ड्रीम्स के लिए आप खुद जिम्मेदार अपने आप को रखिए। मान लीजिए आप 1 साल तक पढ़ाई की, उसके बाद छोड़ दिया, आप ये सोचो कि आपने अपने प्रेसियस लाइफ का 1 ईयर पढ़ाई में बर्बाद कर दिया और उसको आप बीच में छोड़ रहे हो। तो ऐसा डिसीजन ना लें दोस्तों। बी ए लॉजिकल, बी प्रैक्टिकल। अगर आपने इतना समय दिया है तो फिर उसको कंटिन्यू रखिए, या यदि रियली में आपको ऐसा लगता है कि आप उसको नहीं कर सकते तो बेटर है आप उसको छोड़िए। आप अपना कोई दूसरा लक्ष्य निर्धारित करिए जिसको आप अचीव कर सकें। 5th पॉइंट है दोस्तों, कंटिन्यूटी। अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी अनफोर्सिन एक्टिविटीज के कारण हम अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर देते हैं, बट दोबारा शुरू करने में बहुत 3-4-5 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, लगता मतलब चीज़ों को। और ये नेचुरल है, इसके लिए ये ना हुई है कि ऐसा नहीं होता है। आप देखिए अपने रूटीन में, अगर आप 5 बजे उठते हैं तो अगर आप डेली उसी समय उठ जाओगे, लेकिन किसी 1-2 दिन अगर आप 7 बजे तक सोना शुरू कर दिए तो आपको फिर चौथे दिन उठने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों ट्राई करिए कि आपने कंटिन्यूटी को ब्रेक ना करें दोस्तों। जैसे आपका स्टडी का टाइम अगर 10 बजे फिक्स किया है रात में, तो 10 से 12 अगर आपको पढ़ना है तो आप सारे काम को निपटाइए। और उस इवन फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर सकते हो दोस्तों, अगर आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हो बार बार। तो अपने टाइम को रेगुलरिटी दीजिए। टाइम कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 15 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे ही पढ़ना है। आप 5 घंटे ही पढ़िए, 4 घंटे ही पढ़िए, बट उसको कंटिन्यूटी जरूर मेंटेन रखिए। और कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुई है कि यार आज तो मैं इतना ही पढ़ पाया, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, मेरा जो टारगेट था आज का पूरा नहीं कर पाया। इसका एक ही उपाय है कि अपने टारगेट छोटे छोटे बनाइए दोस्तों। हो सकता है आप डबल टारगेट एक दिन कर लें, अच्छी बात है, बट आप साइकोलॉजिकली प्रेशर में कभी नहीं आएंगे। 6th पॉइंट दोस्तों, अक्सर ऐसा सुनने में आया है, जो भी आपके नियर डियर होंगे, कि भाई सिविल सर्विस का तैयारी करना है तो एनसीईआरटी पढ़ो, 11th-12th का पढ़ो, हो सके तो 9th-10th का पढ़ो। मेरा ये मानना है दोस्तों, अगर आप रियली में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं 12th तक, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अक्सर ऐसा होता है कि मोर देन 50% एक ऐसा मास भी होता है जो उनकी ड्रीम्स अचानक ऐसे सिचुएशन बनते हैं कि उनकी इच्छा होती है कि हम सिविल सर्वेंट बने, और जैसे ही वो 11th-12th का एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी बोर्डम की फीलिंग आती है दोस्तों। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हो सकता है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो सकता है आप आर्ट्स के स्टूडेंट। तो जैसे ही दूसरी वाली एनसीईआरटी पढ़ोगे, यदि साइंस का होकर के आर्ट्स का पढ़ोगे, तो 2-4-5 पेज के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको बहुत ही बोर्डम फील होगा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आपके जियोग्राफी बहुत अच्छा हो, बट हिस्ट्री अच्छा ना हो सकता है आपका इकोनॉमिक अच्छा ना हो। तो जो दूसरे सब्जेक्ट आप 11th-12th के एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो आपको रियली में मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा, बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आएगा। फिर आप सोचोगे कोचिंग कर लें। कोचिंग का तो आपको पता ही है, दे आर जस्ट ए बिजनेस सर्कुलेशन, और वो अपना बिजनेस बढ़ाते हैं दोस्तों, वो भी आपका बहुत सारा समय लेंगे। बेटर है जिस मेरा जो अनुभव है दोस्तों, आप एनसीईआरटी शुरू करने के 11th-12th की एनसीईआरटी शुरू करने के बाद आप 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करिए। मैंने पिछले दिनों लकीली मैंने अपनी किड्स का जो एनसीईआरटी का बुक पढ़ा था, बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। इतना सिंपल लैंग्वेज, इतना अच्छे लैंग्वेज। अब आप सोच सकते हो कि अगर एक 6th का स्टूडेंट अगर आप एनसीईआरटी को समझ सकता है तो आप भी समझ सकते हो। आप बेटर है जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी ना हो, तो बहुत ज़्यादा भटकने के बजाय आप 6th, 7th, 8th इन सीआरटीओ को पढ़िए। आजकल इजीली जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, डाउनलोड करिए और उसको पढ़िए, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। इंटरेस्टिंग। अब जियोग्राफी 6 का पढ़िए, आपको मतलब रियली आपको किसी की समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई एक सिविल सर्वेंट बनने की इच्छा रखने वाला अभ्यर्थी जो पढ़ाई में लगा हुआ है उसको समझ ना पाए, आप खुद अपने आप से समझ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये टिप्स नंबर 6 था आज का, बोर्डम दूर करने का। बेटर है आप इनिशियल स्टेज से पढ़ना का शुरू करिए। अगर आपका जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर 7th चीज़ है दोस्तों कि इस प्रोफेशन को जो आप चूज किए हो कि हमें सिविल सर्वेंट ही बनना है, हमें पीसीएस की तैयारी करनी है, हमें एसएससी की ही तैयारी करनी है, तो इसको चूज करने के लिए आप किसी के बहकावे में ना आए दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे एक पीसीएस का अभ्यर्थी है या सिविल सर्वेंट आईएएस का अभ्यर्थी पढ़ाई में लगा हुआ है, बहुत दिनों से लगा हुआ है, नहीं क्लियर हो रहा है, एक बार प्री हुआ, अगली बार मेन नहीं हो रहा है, ऐसे करते करते काफ़ी लंबा समय निकल जाता है दोस्तों।
बहुत सारे रिलेटिव या बहुत सारे पड़ोसी भी आपको ये राय देना शुरू करेंगे, अरे यार अब तो आपकी उम्र निकल रही है, शादी की उम्र हो गई यार, अब कहाँ लगे हुए हो, आप ये करो वो करो, कुछ दूसरा चीज़ ट्राई करो जो जल्दी आपको सफलता दिलाए। दोस्तों मेरा ये मानना है कि आप इन सब चीज़ों से अपने आप को दिग्भ्रमित न करें, अपना पेशेंस बनाए रखें, प्रैक्टिकल बने दोस्तों। अगर रियली आपको ऐसा लगता है कि आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो बात अलग है, बट अगर आपको थोड़ा भी ऐसा अपने ऊपर विश्वास है तो आप इस प्रोफेशन को कंटिन्यू रखें, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और इन लोगों के बातों में ना आए दोस्तों। आप अपना फ्रेंड सर्किल इस तरह का ढालें जो आपको हमेशा सपोर्ट करता हो, इस चीज़ में आपको बढ़ाता हो। और यकीन मानो दोस्तों, उम्र कुछ मायने नहीं रखता, उम्र वहीं तक है जो आप फील करते हो दोस्तों। उम्र दो तरह की होती है दोस्तों, एक बायोलॉजिकल और एक जो नॉर्मल जो एक एज होती है। नॉर्मल एज आपका हो सकता है 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, बट अगर आप रियली में अपने को इस हिसाब से फिट रखे हो कि 40 की उम्र में आप 20 के लगते हो तो आप 20 के ही हो मान दोस्तों। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई 100 साल नहीं जीता, कोई 60 साल में ही नहीं लुढ़क जाता दोस्तों। बायोलॉजिकल एज जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने शरीर को किस हिसाब से ढाल रखे हो। उम्र से आप ना पछताओ। हाँ ये ज़रूर है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एज का रिस्ट्रिक्शन होता है, ट्राई करिए कि आप अपने एज लिमिट को पार न करें, इससे पहले अपने को अचीव कर लें अपना टारगेट। दोस्तों 8th पॉइंट ये है कि आप अपनी पढ़ाई को इस ढंग से यूज करें कि उसमें आपको मज़ा आए दोस्तों। इन केस अगर आप पढ़ रहे हो, जिससे आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हो और आपको अचानक जो है बायोलॉजी का कोई चीज़ पढ़ना पड़ गया और आप उसमें मज़ा नहीं आ रहा है आपको, एक बार ये फील करो यार मैं वो चीज़ पढ़ने जा रहा हूँ जिसको मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है, एक नई चीज़ है। इस तरह का आपको अपने साइकोलॉजिकली माइंड को जो है ना आप फील करिए खुद सोच के। सोच बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। द डे जैसे आप सोचोगे ना कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी के बारे में जान रहा हूँ यार, कैसे कैसे अंदर हार्मोन्स होते हैं, कैसे कैसे चीज़ें अंदर हैं, जिसको मैंने ऊपर से तो साबुन लगा लगा के खूब शरीर को चिकना किया है आपने, अपने क्रीम लगाते हो चेहरे पे जो है ना, अपने को सुंदर दिखना चाहते हो, जिम में जाते हो मजबूत दिखना चाहते हो, तो वो चीज़ें जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ है उसके बारे में पता करना और उसके बारे में समझना, अपनी एक सोच विकसित करना रियली आपको एक औरों से अलग करेगी दोस्तों। आप इंजॉयमेंट करिए उस चीज़ को, छोटे छोटे टॉपिक बनाइए दोस्तों। ज़्यादा टारगेट जो आपका स्टडी नहीं रहा है शुरू से, उस सब्जेक्ट को आप बहुत ही छोटे छोटे टारगेट में फिक्स करिए, बहुत ज़्यादा उसको अचीव करने की कोशिश ना करें। और ये बट नहीं छूट है, जो चीज़ आपने पढ़ा होता है पहले से उसको आप ज़्यादा कवर कर सकते हो, तो सेम तुलना ना करें दोनों चीज़ों में दोस्तों। ये बात हो गई दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप अपना जो फ्रेंड सर्किल चूज करते हो ना दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जैसे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे अपने मित्र हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, और बहुत सारे हैं जो बिजनेस में भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं दोस्तों। हर का अपना अपना एक अलग नज़रिया है दोस्तों। कोशिश करिए आप जहाँ भी जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस भी इन्वायरमेंट में हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके दोस्त पढ़ाई करने वाले ही होने चाहिए दोस्तों। आप श्योर मानिए, बहुत लोग ऐसा कहेंगे, बहुत लोग मेरी बातों से एग्री ना भी हों कि यार दोस्त तो हर तरह के होना चाहिए, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप हर तरह की दोस्ती निभा रहे हैं तो आप ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे दोस्तों। और ये भी एक अनसक्सेसफुल होने का, अपने टारगेट को ना अचीव करने का बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। आपके दोस्त लिमिटेड होते हैं। दैट वाज द रीज़न कि जो बच्चे इलाहाबाद या मुखर्जी नगर जाते हैं वो उनका सक्सेस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है। रीज़न यही है दोस्तों और कुछ नहीं, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट, उनकी फ्रेंड सर्किल उस हिसाब से बन जाती है जो अक्सर उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिस चीज़ के लिए वो वहाँ गए हैं। तो दोस्तों अगर आप वहाँ नहीं भी हो तो इसमें कोई मायूस होने की बात नहीं है, आप जहाँ कहीं भी हो ट्राई करिए। तो ऑनलाइन का ज़माना है यार, आप ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको हमेशा मोटिवेट करें, उनसे आप अपने डाउट क्लियर कर सकें। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो आज का रहा टिप्स नंबर 1। ये सीरीज आगे कंटिन्यूटी रहेगी। ये टिप्स जितने भी दिए गए हैं ये प्रैक्टिकल बेसिस पे है दोस्तों। हो सकता है आप मेरी राय से एकमत हो ना हो, दोनों हो सकता है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बातें और भी इसके बारे में कुछ बोर्डम दूर करने की आपका कोई सजेशन हो, कोई हो, तो आप अपने इस नीचे कमेंट्स में इस सजेशन को ज़रूर डालें। हो सकता है आप कोई प्रैक्टिकली कोई और प्रॉब्लम आ रही हो वो भी आप डालें, आप अपना टारगेट अचीव करें। दोस्तों एक अंत में एक छोटी सी कहानी ज़रूर बताना चाहूँगा। मैंने इसको
कहीं जीत आपकी शायद ऋषि खोड़ा की बुक में पढ़ी थी, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि एक विद्वान थे जो है अपने क्षेत्र के, किसी भी विद्वान में, किसी भी एरिया में, वो बहुत बड़े एक विद्वान थे। और उनका जो शिष्य था वो बहुत ही मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता, बेचारा पढ़ता था जा जा करके, लेकिन वो अक्सर भूल जाता था या उसको मतलब अचीव नहीं कर पाता था अपने चीज़ों को, जो भी वो जानना चाहता था वो अक्सर भूल जाता था और असफलता ही असफलता हाथ आती थी। ऐसे करते करते काफ़ी जब दिन बीत गए तो उसने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं अपना जिस कारणवश यहाँ आया था ज्ञान ज्ञान अर्जन के लिए, अचीवमेंट के लिए, वो चीज़ मैं पा नहीं पा रहा हूँ अपने अंदर। और आप देखिए, आप इतने दिनों से इतने शिष्यों को पढ़ाते हैं, आपके पढ़ाए बहुत सारे लोग सफल भी हुए अपने अपने क्षेत्र में, तो हमें ऐसा बताइए हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं। तो गुरु ने शिष्य को बोला, ठीक है, आप कल सुबह आओ नहाने के लिए, हम नदी पे जब चलेंगे तब तुमको इस बारे में हम ज्ञान देंगे कि क्यों ऐसा आप नहीं कर पा रहे हो। सुबह दोस्तों दोनों गुरु और शिष्य नदी के किनारे गए। फिर गुरु जी ने बोला कि चलो बेटा हम अंदर चलते हैं नहाने के लिए। धीरे धीरे घुटनों तक गए, कमर तक गए, जब गर्दन तक चले गए दोनों शिष्य और चेले, तब अचानक गुरु जी ने क्या किया कि अपने चेले का जो सर पकड़ के पानी के अंदर डुबा दिया दोस्तों, और डुबाए रखा। शिष्य बेचारा छटपटाता रहा छटपटाता रहा। फिर अचानक बहुत ही ताकत के साथ उसने जो है गुरु जी को झटका मारा, अपना सर ऊपर किया और लंबा सांस लिया दोस्तों। फिर थोड़ा सा भागा भी, कहीं ऐसा तो नहीं है गुरु जी हमारा मर्डर ही कर दें यहाँ, लेकिन गुरु जी ने उसको रोका, रुको रुको, बस रुको। बोला, अरे गुरु जी आप हमें बताने लाए थे कि हमें मारने आए थे? तो गुरु जी ने बोला, नहीं दोस्त, यही तो शिक्षा है। और ये शिक्षा ये है कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें क्या फील हुआ, तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत थी? तो वो निरुत्तर हो गया। बोला, गुरु जी उसके अंदर तो सबसे ज़्यादा मुझे अपने सांस लेने की ज़रूरत थी, और उसके लिए मैंने पूरा एड़ी चोड़ी जोर लगाया और मैं फिर सांस लेने के लिए अपने सर को बाहर लगाया, भले ही आपने कितना भी दबाया था ऊपर से, फिर भी मैंने ऊपर किया। दोस्तों ये बात गुरुजी ने उसको बताई और ये बात अभी भी उतनी ही प्रासंगिक है दोस्तों। आप जिस भी क्षेत्र में हो, अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाह रहे हो, उसके लिए लगे हुए, तो आपको उसके अलावा और कुछ दिखना नहीं चाहिए दोस्तों। यकीन मानिए, किसी भी सफलता को पाने के लिए पागलपन की हद तक जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप मतलब अपने को डिस्टर्ब कर लें, आप एक बैलेंस लाइफ के साथ चलें, बट आपका डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप बार बार जो है आपकी स्टडी ब्रेक हो जा रही हो सकता है किसी भी कारणवश ब्रेक हो रही हो तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने पाथ पे आने की कोशिश करें, क्योंकि आपका ड्रीम्स आपके सामने होना चाहिए दोस्तों। अगर आप आज बैठ रहे हैं, आपको ये याद होना चाहिए कि सुबह सुबह आपने क्या किया, इतने समय तक जो भी खाली समय था पढ़ने वाले टाइम में आपने उस चीज़ को किया है ना किया। क्योंकि दोस्त जैसे जैसे उम्र गुजर जाती है ना, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। आप लोग लकी हो कि आपको आपके पेरेंट्स ने, आपके जानने वालों ने आपको पढ़ने का समय दिया है, उसका उपयोग करें दोस्तों। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर दिस टिप्स, एंड बहुत जल्दी दोस्तों अगला टिप्स अगले पॉइंट के हिसाब से आएगा। आज का बोर्डन इन स्टडी पॉइंट पे ये सारे टिप्स थे, आप इनको अपने जीवन में उतारें और अपनी सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त करें। शुभकामनाएं दोस्तों, थैंक यू।